एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वाले में गिवन है बिल्कुल आइसोटोप्स गिवन है बिल्कुल। हाँ तो तीनों पता है ना मेरे को क्या करना है। तो अब देखो होता क्या है ना, जैसे बॉयल्स लॉ से अपन को पता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट में क्या होता है, टी इज कांस्टेंट। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी। ये ग्राफ अपन ने ऐसे क्लास में पढ़ा हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। तो अगर ग्राफ ऐसे है तो अपन को पता है इधर वो प्रेशर ये होगा, वॉल्यूम ये होगा। तो ये P1 V1 हो गया, और इधर प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। इसका मतलब है T बढ़ गया होगा। तो अगर मैं टेम्परेचर T1 ले लेता हूँ, इधर T2 ले लेता हूँ, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये ग्राफ ओरिजिन से दूर जाएगा। तो 1 विल बी एट हायर टेम्परेचर, जितना दूर होगा उतना हायर टेम्परेचर पे होगा। सो इसमें अगर अपन को गिवन है, भाई मुझे ग्राफ ऐसे गिवन है, पीवी ग्राफ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आई कैन राइट दैट अगर ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो अपन लिख सकते हैं T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑलराइट, तो फोर्थ में अपन को गिवन है a vessel of volume 5 liter contain 1.4 gram of nitrogen at a temperature of 1800 Kelvin। ठीक है, एक वेसल है मेरे पास जिसमें N2 है, राइट। इस वेसल का वॉल्यूम गिवन है, वेट गिवन है 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर्स, टेम्परेचर गिवन है 1800 केल्विन। मैं इसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ। आगे बताओ, द प्रेशर ऑफ द गैस इफ 30% ऑफ द नाइट्रोजन इज डिसोसिएटेड एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, हो गया। यहाँ से मैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये अपन को कैलकुलेट करना है जब ये 30% डिसोसिएट हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, N2 is in equilibrium with, that is twice of N। इसके इनिशियल मोल्स मुझे गिवन है ये 1.4। तो अपन मोल्स इनिशियल मान लो, ये इससे N कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो नाइट्रोजन के मोल्स कितना हो जाएंगे, 1.4 डिवाइडेड बाय 28, दैट इज इक्वल टू 14/280। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/20। 1/20 का मतलब होता है 0.05। तो ये अपन को 0.05 अपन को पता है ना, 0.05 मैं लिख देता हूँ उसको। ये मुझे गिवन है 0.05 इनिशियली, ये 0, ये 2x हो जाएगा, ये 0.05 -x हो जाएगा, -x हो जाएगा। x का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.05 का 30%, 0.05 का 30%, ये आपको गिवन है। तो टोटल मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा ना मैं, x का वैल्यू तो गिवन है ना इसका 30%। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा, पी वॉल्यूम गिवन है आपको, टोटल मोल्स आपको पता है कितने, इन दोनों का ऐड कर लेना, आर और टी अपन को गिवन है। तो एन कितना आ जाएगा टोटल मोल्स, एन टोटल विल बी इक्वल टू 0.05 माइनस एक्स, इसके मोल्स और इसके मोल्स जो होंगे वो टोटल मोल्स हो जाएगा। सो 0.05 प्लस एक्स, ये टोटल मोल्स है। और एक्स का वैल्यू अपन को गिवन है कि इट इज 30% ऑफ 0.05। डाल देना और इधर सब्स्टिट्यूट कर देना। प्रेशर कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम 5 लीटर है, टोटल मोल्स आ गया, आर अपन को पता है 1/12 और टी हो गया आपका 1800। आंसर आ गया है ना। सो x इज इक्वल टू, दैट इज 0.05 का 30%, 30
ये वाले मोल्स वाला पार्ट जो है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, ये अपन ने सीखा हुआ उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे बोल रहे थे ना कि 100% डिसोसिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, 7, 9, 15, 6, 7, 9 और 15 है। चलो 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास 2 फ्लास्क है, ठीक है, मेरे पास 2 फ्लास्क है। The 2 flasks of equal volume are connected by a narrow tube of negligible volume, all at 27 degrees centigrade, contain 0.7 moles of H2 at 0.5 atmosphere. One of the flasks is immersed in the bath of 127 degrees centigrade and the other remain at this. The final pressure of this is, यार ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सीधा है ना, ये तो सीधा सीधा क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। 2 फ्लास्क इक्वल वॉल्यूम के, और उसने कहा कि भाई दोनों में इक्वल वॉल्यूम है लेकिन ओपन है, मतलब यहाँ कुछ नॉब नहीं लगाया था उसने। उसने कहा इसमें मैंने H2 ले लिया, इसके अंदर अपन ने H2 गैस ले लिया, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अपन को इनिशियली गिवन था 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और अपन ने क्या किया, एंड द नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और प्रेशर गिवन है इसका। सो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल अपने पास थे 0.7 और प्रेशर गिवन था दैट इज कितना 0.5 एटमॉस्फेयर। अब ये खाली मतलब खुला हुआ था, ऐसे नहीं था कि इसको बंद किया था, तो अपन कहेंगे ठीक है सर आपने नंबर ऑफ मोल्स टोटल तो मुझे दे ही रखे, तो मुझे जरूरत नहीं बाकी कुछ कैलकुलेट करने की। अब इसका भी वॉल्यूम V है और इसका भी वॉल्यूम V है, ये अपन और टोटल वॉल्यूम 2V हो गया। उसने अपन से पूछा कि फाइनल प्रेशर बताओ फ्लास्क में, तो अपन कहेंगे देख भाई फाइनल प्रेशर कब बताना है, जब एक को आप रख लो 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे और दूसरे को रखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब आपको प्रेशर बताना है। अपन कहेंगे सर जब अपन यहाँ पर 27 और यहाँ पर क्या करेंगे अपन 127 और ये खुला हुआ है तो प्रेशर अलग अलग थोड़ी हो सकते हैं, अगर ये ओपन है तो फिर टेम्परेचर दोनों का कुछ भी रखो प्रेशर तो बराबर ही रहेगा ना। सो सिंस pressure in both the vessel will be equal, both vessel is equal, तो प्रेशर को इक्वेट कर देते हैं ना, P is equal to pressure in 1 और pressure in 2, they will be equal। तो इसका प्रेशर क्या होगा nRT upon V, V भी सेम है, इसका भी nRT upon V, इसका nRT1 ले लेते हैं, ये nRT ले लेते हैं, ये V तो दोनों का सेम है ना, कैंसिल हो गया। अब इसमें N1 और N2 लेना पड़ेगा। अब अपन को पता है, अब एक में ले लो कि भाई x मोल है, दूसरे में ले लो आप 0.7 माइनस x मोल्स है, तो इसमें x मोल्स है, इसमें 0.7 राइट ना, 0.7 माइनस x मोल्स होगी, तो अपन क्या करेंगे इसमें लिख लेते हैं x मोल्स है, तो x r भी कैंसिल हो गया, सो x इंटू T1 कितना गिवन अपन को, इसको ले लेते हैं 300 इजिकल टू है मेरे पास N2 कितना हो जाएगा 0.7 माइनस x इंटू हो जाएगा T2, T2 मुझे क्या बना 400, ये ला भाई मेरे पास x आ गया। अब मुझे ये पता चल गया कि इसमें कितने मोल्स हैं और इसमें कितने मोल्स हैं। अगर दोनों में मोल्स पता चल गया तो x सब्स्टिट्यूट करो, r पता है, t पता है, वॉल्यूम को 2 भी ले लो, कैलकुलेट कर देंगे। x हमें पता चल गया कि इसमें कितने मोल्स हैं और इसमें कितने मोल्स हैं, हमें प्रेशर ही तो बताना था कि दोनों में प्रेशर कितना है, उसी प्रेशर को लेके कैलकुलेट कर देंगे, राइट। अच्छा अब मैंने इसको और भी इजी तरीके से बताया था, और भी इजी तरीके से कैसे, ये तो अपन को चलो ठीक है, मैंने आपसे कहा था, मैंने जो तुमको बताया था मेथड 2 कि आप ऐसे 2 वेसल वाले में हमेशा टोटल मोल्स को इक्वेट कर दिया, ये इक्वेट कर दिया, ये अपन को गिवन है 0.7,
और इसके मोल्स हो जाएंगे n1। तो n1 मतलब इसको x ले लो, राइट ना, n PV इक्वल टू nRT लिख रहा हूं मैं, सो n विल बी इक्वल टू PV अपॉन RT। तो आप क्या करो हमेशा कि अपन ने यहाँ पर n को लिख रहे हैं, अपन n1 को PV अपॉन RT, तो प्रेशर तो दोनों में इक्वल ही होगा, राइट, प्रेशर तो दोनों में इक्वल होगा। तो अपन क्या करेंगे हमेशा कि n1 और n2 इसमें नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे P वॉल्यूम V अपॉन R इंटू 400। तो विल गेट दैट कि भाई इसमें 300 और प्लस PV अपॉन R 400। तो इससे अपन को सीधा क्या मिल जाएगा, PV अपॉन R कॉमन ले लो, तो PV अपॉन R मिल गया। अगर आपको PV अपॉन R मिल गया तो अपन टेम्परेचर गिवन था अपन को, तो यहां से अपन कोरिलेट कर देंगे, यहां से अपन वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे PV इक्वल टू nRT लिखना था मुझे, हाँ, PV इज इक्वल टू nRT। सो इधर से अपन क्या करेंगे, अपने पास ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये R, तो अपन क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम अपन को जरूरत पड़ेगी तो अपन x आ गया अपने पास, तो x आने के बाद आप कैलकुलेट कर लेना इसको, PV इक्वल टू, इधर से तो वॉल्यूम मिल गया, तो फिर आप आगे कैलकुलेट कर लेना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, वॉल्यूम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, प्रेशर दोनों के इक्वल हो गया, आ गया अपना आंसर। वॉल्यूम का वैल्यू तो पता है ना अपन को, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम जो आएगा ना वो ऐसा हो जाएगा। तो अब इसमें लेकिन अपन को दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, एक को x ले लेंगे, पहले तो यस सीधे ही लिख देंगे ना, 2v इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, तो v इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो v इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2v मतलब टोटल वॉल्यूम ले, तो यहाँ से v आ जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो उसमें। सो यहाँ पर 0.7 ले लेंगे अपन पहले, ताकि अपन को वॉल्यूम पता चल जाए, और वॉल्यूम पता चल गया तो कैलकुलेट कर लेंगे। प्रेशर ही तो पता ना था अपन को, R अपन को पता है, तो ये v इज इक्वल टू हो जाएगा 0.7 RT1 डिवाइडेड बाय P, और P कितना गिवन था अपन को, T1 कितना गिवन था अपन को 300, ये डिवाइड और डिवाइड बाय कर लूंगा 2, ये हो गया v, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो R कैंसिल हो जाएगा, 300 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी वही लिखेंगे, R कैंसिल हो जाएगा, 300 कैंसिल हो जाएगा, जो P आएगा वो आंसर है, मतलब सीधा सीधा आ गया अपना 0.7 इज इक्वल टू P, जो कैलकुलेट करना है अपन को 0.7 300 R डिवाइडेड बाय 300 R, ये ले भाई आंसर आ गया इसमें डायरेक्ट। सो P तो दोनों में सेम रहेगा, इधर भी लिखूंगा 0.7 इंटू 300 R और डिवाइडेड बाय 300, इधर आ जाएगा 400 R, ये लो भाई P आ गया, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला मेथड मैंने आपको बता रखा था ऑलरेडी, इससे बने वाले 2v is equal to 0.7 R 300 divided by P पॉइंट, इससे ये भी आ जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ भी कैलकुलेट कर लेना बाद में, PV is equal to nRT लगा के, क्योंकि V अपन को पता है तो प्रेशर आ गया कितना, तो इसमें आप लगा देना P1 is equal to P2 है, तो P1 is equal to हो जाएगा x RT1 divided by V, इससे भी कैलकुलेट, ये आंसर आ जाएगा आपका, प्रेशर कितना है हर एक लेवल में, क्योंकि P1 P2 बराबर है तो प्रेशर। 6 के बाद 7 क्वेश्चन ले लेते हैं। अब 2 flask of equal volume are corrected by an arrow T, all at, नहीं ये तो 7 वाला है, कंटेंट पॉइंट, अरे ये तो 7 वाले बताया आपने, अब कौन सा चाहिए था सर? मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है सर, दोनों हो जाएगा दूसरा 7th वाला। ठीक है, अब 9th वाला, हाँ काफी कुछ एक्सप्लेन हो गया यार, अब तो आनी चाहिए, पर मैं 2 मेथड से देख लिया। 9th वाले में गिवन है प्योर O2 diffuses through a aperture at in 224 seconds, whereas a mixture of O2 and another gas containing 80% O2 from the same vessel in this much second.
the molecular mass of the gas will be, अब ये कह रहा है कि अपने पास एक प्योर O2 है, इसमें T मुझे गिवन है 224 सेकेंड्स, और ये कह रहा है whereas mixture of O2 and other gas, अपने पास O2 गिवन है और दूसरा एक गैस है, this diffuses through the containing 80%, ये 80% है और ये 20% है, from the vessel in 234 seconds, 234 seconds. तो अब ये कह रहा है कि the molecular mass of the gas will be, हाँ तो ठीक है ना, अपन तो इसको molecular mass of the mixture ले लेंगे, तो molecular weight of the gas will be, ये वाले गैस का molecular mass तो अपन को पता है ना, R of O2 divided by R of mixture is equal to under root of molecular mass of the mixture divided by molecular mass of O2. तो ये अपन को given होगा, तो और we can write that this is volume of O2 divided by T of O2 into T of mixture divided by volume of mixture. That will be equal to under root of molecular mass of the mixture, और ये molecular mass of O2 तो 32 होता है, volume same है, time of mixture is that is 234 divided by 224, ये तो mixture और ये अपने लिखा under root of molecular mass of the mixture will be equal to divide by 32, therefore molecular mass of the mixture आ गया है। अब molecular mass of the mixture आ गया तो अपन लिख लेंगे average molecular mass क्या होता है, mixture will be equal to A1 x1 plus A2 x2, that will be equal to molecular mass of the mixture, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है molecular mass of the mixture, that is 234 है ना, और डिवाइड बाय 224 है, $35 आ रहा है, तो अपन लिख लेंगे भाई 35 इज इक्वल टू, इसको O2 अज्यूम कर लेते हैं, इसको मिक्सचर O2 अज्यूम कर लेते हैं, इसको गैस एक्स ऐसे, तो O2 हो जाएगा तो 32 का 80% आ गया, और प्लस हो जाएगा अपने पास ये दैट इज 82 अपन को कैलकुलेट करना है, और ये हो जाएगा 20%, मतलब 0.2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो चलो कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये तो आएगा अपना 0.8 मतलब it will be 16 1 which are 24 और 125.6, so 25.6 को माइनस कर देंगे यहाँ से, तो 9.4 आया, 9.4 A2 will be equal to 9.4 divided by 2.2, चलो तो 4 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता है, तो 9 5 जो 45, 50 के आसपास आंसर आ रहा मेरा, 50 के आसपास आंसर आ रहा है, $47 आ रहा, 9.4 डिवाइड बाय 2 10, ये एग्जिट 47 आ रहा है, अपन को कितना गिवन है, आंसर 51.5, 51.5 बस आ रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन तो लास्ट टाइम भी अपन से एक बार हुआ था ना, एक बार वो किया था है ना, एक बार लास्ट टाइम भी अपन ने ऐसा यस हाँ सर, वो दूसरे एक्सरसाइज का था। 33 आ रहा था ना उसमें, और अपना आंसर कुछ और आ रहा था, यस सर। सर क्वेश्चन में बट ये नहीं दिया ना कि वॉल्यूम सेम है दोनों, नहीं वो तो टाइम वॉल्यूम से, और अलग अलग वेसल है,
ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास थोड़ा ज्यादा होगा, ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास थोड़ा इससे ज्यादा आएगा, ये अपना 47 आ रहा है ना, और ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास उससे थोड़ा ज्यादा होगा। अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं मिक्सचर से, ठीक है। पूरे कर तो रहे हैं मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का। एक मिनट रुकना है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मेरे पास एक मिनट रुकना। तो 47 नहीं है, मैंने कहा यार मतलब जब कैलकुलेट करना ही है तो फिर एक काम करते हैं, ये अपन सोर्स पे चलते हैं जहाँ से सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, बुक्स में गिवन होता है। क्वेश्चन बुक में तो यही आंसर गिवन है यार, 46.6, क्योंकि मैंने 34.9 को 35 माइनस 34.9 को 35 वजन किया, मतलब मैंने मिक्सचर थोड़ा बढ़ाया था तो अपन को आंसर में थोड़ा कम करना पड़ेगा, 47 की जगह 46.6। बुक में आंसर तो 46.6 है। बुक थोड़ी गलत हो जाएगी, बुक में आंसर तो वही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बुक से ही होते हैं, इधर उधर से थोड़ी होते हैं। बुक में तो क्वेश्चन भाई 46 ही है अपने पास।
गिवन है पर नहीं दिया। तो चलो बाकी बुक में तो यही है, अपन देखते हैं। मैंने भेजा भी है तुमको बुक का वो क्वेश्चन आंसर भेजा मैंने तुम्हें, सोल्यूशन उनका भी वही सोल्यूशन है, मतलब अलग नहीं है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्शन। बाकी अगर कुछ होगा तो मैं एक बार सोच लूंगा, क्योंकि ये उनका दूसरा आंसर 2 बार मतलब ऐसा हो गया ना, तो अपन एक बार और चेक कर लेंगे, है ना, एक बार और चेक कर लूंगा। हाँ जी, तो एक बार देखा ना क्वेश्चन, आंसर तो वही आ रहा है 46.6, अपना भी आंसर वही आ रहा है, तो वही वही क्यों है। अब 51.1 कैसे टिक किया वो एक बार देखना, सोचना पड़ेगा कि क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस मोलर रेशियो को भी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन वो तो अपन भी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कंसिडर कर रहे हैं शायद। लेकिन वो सोचना पड़ेगा मुझे कैसे कंसिडर करेंगे। चलो देखेंगे अपन है, बट बुक में भी वही गिवन है, अपन ने भी वही किया, अपन बुक को फॉलो करते हैं ज्यादा। 9th वाला तो हो गया अपना, अब क्या था 15th वाला, 15th वाला बताता हूँ। 15th वाले में अ मिक्सचर ऑफ मीथेन प्रोपेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 15th वाला देख लेते हैं। अपने पास मिक्सचर गिवन है, मीथेन मतलब CH4 और प्रोपेन मतलब C3H8 और कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन 36.5% ऑफ प्रोपेन बाय वॉल्यूम। ठीक है भाई, मतलब अब परसेंटेज गिवन है तो इसी को वॉल्यूम ले लेता हूँ। If it's 200 ml are burnt with excess of oxygen, calculate the volume of O2 form। ठीक है, कर लेंगे भाई, इसका वॉल्यूम गिवन है, बाकी बचा हुआ दोनों का वॉल्यूम है। अब इससे कितना वॉल्यूम फॉर्म होता है, तो 100 ml से कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा वो देखेंगे, तो 36.5%, तो 36.5 इसको ट्वाइस कर लेता हूँ, क्योंकि टोटल वॉल्यूम अपन को 200 ml, इससे O2 से बर्न करूंगा तो CO2 बनेगा प्लस ट्वाइस ऑफ H2 बनेगा, इसको बर्न करूंगा तो थ्राइस ऑफ CO2 बनेगा प्लस 4H2 बनेगा, और इससे बर्न करूंगा तो O2 के साथ एक CO2 बनेगा। इसका वॉल्यूम हो गया अपने पास 36.5 ना, तो ये 0 1 12 13 और 1 73। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 73 ml से कितना ml CO2 बन रहा है, 3 इंटू 73 ml बन रहा है। तो ठीक है, फिर अगर अपन 3 के लिए इतना हो गया, तो मतलब 1 मोल या 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 73। टोटल कितने वॉल्यूम है अपने पास, 1 और 3 4 प्लस 1 5, तो 5 वॉल्यूम कितना, सो 5 सर वॉल्यूम। हाँ, सर कार्बन मोनोऑक्साइड वाला रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है। वो तो कोई भी नहीं किए थे मैंने ऑप्शन में। ओके सर। ये लो बैलेंस तो मैंने आपका ऑप्शन की, जब ऑप्शन पूछे नहीं तो बैलेंस करने में टाइम वेस्ट क्यों करूं। ये लो सब बैलेंस हो गया, बस ये लो आपका आंसर। 365 होगा, 346 आएगा, 355 आएगा, 73 सही आ रहा है ना, हाँ सही है। तो 3 इंटू 73 हो गया, तो 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, नहीं आएगा ना, कितने तो आएगा, 356 गिवन है, 346 गिवन है।
the total volume of CO2 formed. Total volume of CO2 formed. हाँ तो ऐसे आएगा भाई, इससे आया अपने पास 3 into 75, बाकी एक वॉल्यूम होता है 73 ml, तो 5 वॉल्यूम कितने होंगे 73 into 5, तो 3 5 जे 15, हाँ सही तो है 5, और ये आ रहा है, और अपना आंसर तो 346 बोल रहे हैं, और अपना तो 33 34 36 आ रहा, 365 मिल रहा है. The mixture of methane, propane and carbon monoxide is burnt by volume. If 200 ml of this is burnt, एक तो टोकना ऐसे कैसे हो सकता है यार, सही तो है ना. इसका वॉल्यूम तो आ जाएगा मतलब 73 ml ये है, तो बाकी दोनों मिला के ये है, तो इसका XML ले लेता हूँ, तो इसका आ जाएगा 73 माइनस करूंगा तो 27 बचेगा, तो 127 माइनस, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा XML, एक वॉल्यूम से एक वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम आ जाएगा 127 माइनस एक्स. ये टोटल वॉल्यूम अपन को पूछा है उसने ना, ये टोटल वॉल्यूम उसने अपन को पूछा है कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 3 into 73 ml plus 127 माइनस x तो कैंसिल ही हो गया, तो 3 3 जा 9 आ गया, और 3 7 जा 21 आ गया, प्लस 127, बस ये आ सकता है अपने पास, तो ये आएगा तो 2 और 7 6 आ गया, कैरी 1 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, ये लो भाई आ गया, ऐसे पूछ लो हो गया 346 ऐड करके बता दिया, क्योंकि डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं उसमें, और फिर कर सकते हैं. ये था आपका एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1. अब एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, 1 2 4 7, हाँ इधर भी है एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, पार्ट 2 देख लेते हैं 1 2 4 7. तो पहले 1 की बात कर लेते हैं. 1 में मुझे गिवन है फ्रॉम द ग्राफ of dp upon d upon p versus p at a constant temperature of 300 Kelvin, calculate the molecular mass. ठीक है, तो pm is equal to dRT होता है, तो p upon d will be equal to what? p upon d will be equal to, अपन को d upon p चाहिए, तो d upon p will be equal to m by r2. मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है d upon p वर्सेस 10 प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर पर लीटर है, ठीक है. तो अपन क्या करेंगे, उसमें इंटरसेप्ट गिवन है, तो ये अपने लिए इंटरसेप्ट हो गया, तो अपन को m by RT इज इक्वल टू गिवन है कितना 8 by 49.26, तो कैलकुलेट कर दो मॉलिक्यूलर मास. T अपन को गिवन था ना उसमें 300 केल्विन, तो वी कैन राइट दैट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है 0.0821 होगा इनटू 300 कर लेता इज इक्वल टू 8 by 49.26 हो जाएगा. मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको 50 माने तो ये 6 हो जाएगा 24, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटली 24 होता है अपने आप में, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, दैट इज योर आंसर. अगर मतलब ये टोटल 24.65 होता है, तो मुझे लगता है अगर ये 24.65 होता है तो ये ना
इससे 2 से कैंसिल हो रहा है, 4 आ रहा है मेरा आंसर, क्योंकि ये टोटल मिला के 24.65 होता है। तो ये ट्वाइस करेंगे तो ऑलमोस्ट इतना ही आ जाएगा। ओके, ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, ये आपका 1। अब ग्राफ में अपन को गिवन था ना डी ओवर से, तो जो इधर जो आएगा ये m/RT ही तो आएगा। अब सेकंड की बात करते हैं। 10 moles of an ideal gas is subjected to an isoporic process. Isoporic मतलब constant pressure. Number of moles of ideal gas 10 moles. Constant pressure दे रखा है। Isoporic है, isobaric है, isoporic constant volume. And the graph of log P versus log T is given to me. ठीक है भाई, constant सर आइसोकोरिक मतलब क्लास में बोला था मैंने, isothermal P constant, isobaric P constant और isoporic मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके सर 10 moles given है। अब द ग्राफ ऑफ log P versus T, हाँ तो ठीक है ना, तो P versus T अपन ने लिखा था, सो P upon T इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो इसमें अगर अपन log लेंगे तो log P माइनस log T इज इक्वल टू log K, सो log P इज इक्वल टू log K प्लस log ऑफ T, तो y इक्वल टू C प्लस mx कर देते हैं। स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है। In atmosphere and taken in Kelvin, if the volume of the vessel is given to me, V is equal to 82.1 ml. Calculate the sum of ABC. A is the slope, B is the intercept, and C is the y-intercept of the graph. लो भाई ठीक, कैलकुलेट कर दो। अपन यहाँ पर P लिखते हैं, log of P, यहाँ log of B, log of T, और स्लोप बना देता है ऐसे। तो अपन को ये पूछा है, ये पूछा है, और स्लोप आता है कितना, दैट इज 1। तो m इज इक्वल टू 1 मुझे गिवन है, तो m इक्वल टू तो tan थीटा होता है, और अपन को गिवन है 1 इक्वल टू मतलब x माइनस ये राइट ना, y2 माइनस y1, वो स्लोप वगैरह आपको पता है, अपन x2 माइनस x1 तो 0 है, y1 भी 0 है, तो y अपन x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बता दो, बोलो क्या क्या करूँ मैं, है ना, तो अपन को पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो अपन को P वर्सेस T का ग्राफ बताना है, तो P अपॉन T इज इक्वल टू nR बाय V हो जाएगा। V अपन को गिवन है, तो P बाय T मुझे गिवन है ना, मतलब इंटरसेप्ट का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये K का वैल्यू मुझे गिवन है ना, K का वैल्यू मतलब इट इज 10, ये अपन को tan थीटा ना, ये 1 गिवन है, तो अपन को डिग्री पता है कितना है। अगर 45 डिग्री आया तो जितना ये होगा उतना ही होगा। ओके, दिख तो रहा है अपन को x और y इक्वल है, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। बोलो इसमें आप y एक्सिस पे log P अपना, ये log ऑफ K इज दिस, तो स्लोप अपन ये कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, जितना यहाँ पर डिस्टेंस है उतना यहाँ पर डिस्टेंस है, तो आपका ना ये आपका y हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, और a अपन को क्या गिवन था उसमें
ए इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ ये वैल्यू जो होगी वो अपनी ए हो जाएगी। देख लेते हैं भाई। सो अब स्लोप जो है वो हो जाएगा log ऑफ एन आर बाय वी। सो स्लोप जो है वो ले लेना आप, log ऑफ एन हो गया 10, आर हो गया 1/12, ये 0.0821 और डिवाइड बाय वी हो गया अपने पास कितना 82.1 इंटू 1000। ये लो भाई, ये आपका स्लोप हो जाएगा। तो आपका ये आपका आ जाएगा ए, स्लोप आ गया। अब यहां से अपन क्या करेंगे, tan थीटा ये 1 गिवन है अपन को, तो log ऑफ क्या आ गया, मतलब ये डिस्टेंस आ गया और ये वाला डिस्टेंस भी आ गया। अब बताओ, और वो दोनों सेम है तो ऐड करके बता देना। tan थीटा 1 है तो एक वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ में मुझे गिवन है, दैट इज the closed cylinder shown in the figure has freely moving piston in the chamber 1 and chamber 2. One contains, ठीक है भाई, freely moving chamber है। अपन को ग्राफ वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में अपन इतने ग्राफ पढ़ते हैं, स्लोप व्लोप में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अपन को। ये 1 चैम्बर हो गया और ये 2 चैम्बर हो गया, ये मूव कर सकता है इधर उधर। चैम्बर 1 में 280 ग्राम मिलीग्राम्स, मतलब 0.28 ग्राम्स N2, एंड चैम्बर 2 में 0.2 ग्राम हीलियम है। When equilibrium is established, what will be the length of L1, L2? और कुछ भी नहीं गिवन है, अच्छा ठीक है, ये L1 गिवन है अपन को, ये L2। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने का मतलब है इसमें कोई टेम्परेचर वगैरह कुछ भी नहीं दिया ना अपन को, नहीं, ठीक ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो दोनों में प्रेशर बराबर होगा, क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन है ना, तो दोनों में प्रेशर बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है प्रेशर 1 इक्वल टू प्रेशर 2 होगा। तो N1 R T1 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू N2 R T2 डिवाइडेड बाय V2। वॉल्यूम को अपन एरिया और लेंथ के फॉर्म में लिखेंगे। सो N1 R T1 डिवाइडेड बाय एरिया इंटू L1 इज इक्वल टू N2 R T2 डिवाइडेड बाय एरिया इंटू L2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश, एरिया तो कैंसिल कर लेते हैं, आर भी कैंसिल हो गया। अब टी गिवन नहीं है, इसका मतलब है टी भी कांस्टेंट हो गया, टी भी कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या, तो बचा क्या अपने पास, टेम्परेचर भी गिवन नहीं है इसमें, अरे कुछ तो बचे। सर हमने एरिया को कैंसिल आउट क्यों किया? एरिया इसलिए कि मतलब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों तरफ प्रेशर जो है, दोनों तरफ प्रेशर जो है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम इक्वल होगा, तो वॉल्यूम इक्वल होगा तो दैट विल बी एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया अपन ने कहा कि भाई ठीक है, एरिया जो होगा वो, इसका एरिया जो है ना पिस्टन का, वो तो दोनों तरफ इक्वल होगा ना, ये वाला एरिया, क्योंकि ये इधर से प्रेशर लगा रहा होगा, वो वहां से प्रेशर लगा रहा होगा,
तो जाके वहां रुकेगा जहां प्रेशर इक्वल होता है। तो प्रेशर तो इस पे लग रहा होगा ना, ये इधर से उस पे प्रेशर लगा रहा होगा इस पे, और ये इधर से लगा रहा होगा। चलो देखते हैं, मेरे ख्याल से इससे अपना काम हो जाना चाहिए। तो अपने पास क्या आया, N1L1 इज इक्वल टू N2 अपन L2। चलो वॉल्यूम देखते हैं। तो L2 अपन L1 करना है, तो सो L2 अपन L1 विल बी इक्वल टू N2 अपन L1, और N2 क्या गिवन है अपने पास, इसको N2 लिखा था 0.2 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 0.28 डिवाइडेड बाय 28। तो अपने पास आया 0.2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 0.8। तो इसको डालते हैं तो 40 कर लेते हैं, मतलब इसको डालते हैं तो ऊपर 100 कर देते हैं। ये तो गया, ये गया, 4/20 आ रहा है, 10/4 आ रहा है, 2.5 आ रहा है। L2 upon L1 is equal to 2.5। या एक मिनट रुकना, हम देख लें एक बार क्वेश्चन और पढ़ के। The closed vessel cylinder shown in the figure has a freely moving piston separated by the two chambers. Chambers 1 contain 280 milligram of N2 and chamber 2 contain 200 milligram. When the equilibrium सर cycle- आंसर 5 ही आ रहा है सर, वो आपने जो कैलकुलेशन किया वहाँ 5 ही आ रहा है। क्यों, कैसे आ रहा है यार? अच्छा, ये वाला 2 भूल गया ना मैं, मल्टीप्लाई बाय 2, ये 5 आ रहा है। देख तो लें फिर भी एक बार, कोई गलती तो नहीं की अपन ने। कोई गलती नहीं की अपन ने, सही तो, ठीक, ये आ रहा है। तो ये फोर्थ वाला आंसर होगा। थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि भाई कैसे अपन क्वेश्चन को कहाँ से कैसे प्रेशर लगाएंगे, कैसे, बाकी देखो कुछ भी अपन आइडियल गैस में पढ़ रहे हैं, इट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, उससे अपने सारे क्वेश्चन आते हैं, उसी को आप डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेवंथ वाला, सेवंथ वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का सेवंथ क्वेश्चन। The column of mercury 100 mm in length is in middle of the narrow tube, 1 meter long, and is closed at both the ends. Both the halves of the tube containing air at a pressure of 760. By what distance will the mercury column lie displaced if the tube is held vertically? Assume decrease in the length of the mercury column will be negligible. Also take the pressure is constant. नहीं, also process at constant temperature. हाँ, तो temperature constant ले लेते हैं। वैसे तो इसको छोड़ ही देना चाहिए अपन को, लेकिन चलो मैं बताता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करोगे आप। सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आ गया तो फिर सॉल्व कर ही देते हैं। वो कह रहे हैं अपन को कि एक मैंने ऐसे एक ट्यूब ले ले, ग्लास ट्यूब ले लिया, और इसमें ना एक मैंने बीच में एक मरकरी कॉलम फंसा हुआ है इसमें। ये 10 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम ले लिया। अब इन द मिडिल ऑफ द ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो 100 सेंटीमीटर था, लेकिन 10 ये हो गया तो ये वाला 45 हो जाएगा, और ये वाला भी 45 हो जाएगा।
centimeter. Both the halves are contained in air at a pressure of this much. इसमें भी एयर है, इसमें भी एयर है, प्रेशर 750 है, 760 मतलब 1 एटमॉस्फेयर. इसमें भी प्रेशर इनिशियली 760 है. By what distance the column will lie in the displaced if the tube is held vertically? अपन इसको vertical ले लेते हैं, मतलब इसको अपन ऐसे कर देंगे. अब देख इधर अपन मर्करी कॉलम, तो अपन को पता है कि भाई इसका प्रेशर अपन वर्टिकली अगर लेंगे तो इसको ना साइड ए ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं और इसको साइड 2 ले लेते हैं. तो मैंने ना साइड 1 को नीचे की तरफ रखा. ये तो मर्करी कॉलम है. अब ये नीचे की तरफ इसको पुश कर रहा होगा. ये साइड 1 है और ये साइड 2 है. अब पता क्या होगा, अब अपन कहेंगे कि भाई देख हमें एक बात पता है इसको सॉल्व करने के लिए, इसमें कितने मोल्स होंगे इधर, तो N1 विल बी इक्वल टू P1 V1 अपॉन RT1. T इज कांस्टेंट है इसलिए अपन हमेशा उसे T ही लिखेंगे. इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे N2, सो P2 V2 अपॉन R. दोनों के मोल्स अपन को पता चल गया. वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ, सो एरिया इंटू लेंथ लिख लेते हैं अपन. सो इसमें L1 आ जाएगा. सो N1 विल बी इक्वल टू अपन कहेंगे प्रेशर तो 760 है, एरिया कैंसिल हो जाएगा और L1 मुझे 45 देना है और N2 मेरे पास आ जाएगा प्रेशर 760 है, एरिया इंटू 45 डिवाइडेड बाय मैं कहूँगा दैट विल बी इक्वल टू, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है. ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया. अब अपन कहेंगे जब अपन ने इसको वर्टिकल किया तो ये मर्करी कॉलम थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए. ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा. तो ये था अपना, इसको मान लेते हैं अपन L1 था, ये L2 था अपना. तो जो L1 होगा इधर, ये साइड 2 है, ये वाला साइड 2 है, मैं नीचे ये ले लूंगा. तो अपन अज्यूम कर लेते हैं L2 प्लस ये L2 माइनस x होगा क्योंकि इसमें लेंथ बढ़ेगा नीचे की तरफ जाएगा और इसमें लेंथ कम हो जाएगा L1 माइनस. ये 45 से L1 L2 मुझे पता है वो 41 माइनस x हो जाएगा. ये तो 10 सेंटीमीटर है. लेकिन इसके मोल्स और मोल इधर जो मोल्स होंगे वो तो कंजर्व होंगे ना. इधर जितने मोल्स हैं और इधर जितने मोल्स हैं, मोल्स क्योंकि मरकरी से गैस थोड़ी पास कर सकता है. तो अपन क्या करेंगे, इधर फिर अपन लिखेंगे N2 और ये वाला N2 और ये वाला N2 बराबर है. तो इधर जो वर्टिकली हेल्ड करेंगे अपन, तो इसका प्रेशर, तो इसका जो प्रेशर होगा क्योंकि अब इस पर प्रेशर बढ़ेगा, ये इस पर प्रेशर लगा रहा होगा, भाई ये भी इस पर प्रेशर लगा रहा है, ये भी इस पर प्रेशर लगा रहा है, तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा. इसका प्रेशर कितना कम हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो प्रेशर अपन लिख लेते हैं P2 माइनस, अब जितना लेंथ नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा होगा वो प्रेशर भी चेंज होगा. सो P2 V2 अपॉन RT और इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स N1 विल बी इक्वल टू P1 V1 अपॉन RT. अब इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का ही खेल है सारा. तो अपन क्या करेंगे, प्रेशर, इसका प्रेशर कितना होगा और इसका प्रेशर कितना होगा, तो इसका प्रेशर हो जाएगा 760 माइनस 10.
ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, मल्टीप्लाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा L2 मतलब 45 प्लस 6 डिवाइडेड बाय आर। और इसमें प्रेशर क्या होगा, तो इस पे प्रेशर इसका बढ़ जाएगा प्रेशर, तो अपन कहेंगे 760 प्लस इंटू एरिया इंटू लेंथ कितना हो जाएगा इसका 45 माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय आर। इन दोनों को इक्वेट कर लो, ये इक्वेशन 3 है आपका, ये इक्वेशन 4 है। हमें पता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 इक्वल है, ये मोल्स तो कंजर्व होंगे ना, सिंस मोल्स आर कंजर्व्ड सो इधर n1 और इधर n1 इक्वल होगा, सो वी कैन इक्वेट n1 एंड n2। तो अपन क्या करेंगे, n1 को इक्वेट कर देते हैं भाई, तो 760 इंटू a इंटू 45 डिवाइड बाय आर टी will be equal to, that is 760 plus x into a 45 minus x, ये आ गया एक। और दूसरा अपन इक्वेट कर लेंगे 760 into a into 45 divided by rt will be equal to 760 minus 10 into a into 45 plus r divided by r। x आ गया, अब किसी एक को इक्वेट कर लेते तो भी x आ जाता, हो गया। दोनों में से किसी से भी इक्वेट करो, आपको लेंथ पता चल जाएगा कैसे। सर एक डाउट है बोलो। सर, जैसे हमने P2 को 760 माइनस 10 लिखा था ना, तो हम लोग P1 को 760 प्लस 10 नहीं लिख सकते? लिखा ना, अच्छा मैंने उसको एक्स कर दिया, वो तो गलत होगा, ये वाला पार्ट 10 करो ना, लिखा तो इधर मैंने 10, अच्छा इधर भी नहीं लिखा, वो तो 10 ही होगा। इक्वेट करो और बता दो, that is, वो तो कंजर्व करेंगे ना, मोल्स तो कंजर्व होंगे क्योंकि गैस थोड़ी पास कर सकता है। अब ये क्वेश्चन जनरली केमिस्ट्री में तो आते नहीं है, लेकिन ये टाइम जरूर लेते हैं, इसलिए मैं इनको मना कर देता हूँ, तो केमिस्ट्री में आते नहीं तो कहे पढ़ते हैं, परेशान होना पड़ता है। अब अपन को चेक करना था, ये तो था आपका 2, 3 वाला हो गया था अपना पूरा, और कुछ था ये, और कोई डाउट है तो बताओ। सर पार्ट 3 में पार्ट 3 में बोलो, और किसी को कोई डाउट था देख लेता हूँ एक बार। पार्ट 2 का एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का 7, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3 का A6, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3 का A6, अच्छा एक्सरसाइज 1 में पार्ट 3 है, A6 एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3 के एक्सरसाइज 1 है कहाँ, सर वो बहुत पहले लिखा था लेकिन शायद से देखा नहीं आपने। अब पार्ट 3 एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 पूछ रहा है। पार्ट 3 का सर एक बार वो बता दीजिए ना, पार्ट 3 का A6। ये है कहाँ पार्ट 3 का A6, पार्ट 3 कौन से पेज पे है, सर पेज नंबर 33 पर A6 है। मतलब जो मैं दोनों तो लोग पहले कहाँ पर है,
एक्सरसाइज 1 में पार्ट 3 है। हाँ सर है, न्यूमेरिकल वैल्यूज का है। एक्सरसाइज 1 में हाँ सर। पार्ट 3 का A6 मिल गया। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3 का A6। What volume of hydrogen gas? सर उसके बाद वाला जो A5 है। A6 द स्लोप ऑफ P वर्सेस। हाँ तो क्या आएगा ना स्लोप, अभी तो बताया, log of P वर्सेस log of T। T का ग्राफ होगा ना, P versus T at a constant volume for fixed mole of a gas is this much. Then what will be the value of pressure of the gas at 300 Kelvin? ठीक है। PV is equal to nRT होता है। तो P और T का ग्राफ मतलब P upon T will be equal to NR upon V। ये वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 0.01 एटमॉस्फेयर पर केल्विन। ठीक है। देन व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर पूछा है, क्या करूं? सर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सर। अब एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3, 4, 6, 7, 9। चलो 3, 4, 6, 7, 9 देखते हैं। पार्ट 3 ना, इसका 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले। द ओपन एंडेड मैनोमीटर एक मिनट अपना, बंद हो जाता है। The open end manometer is used to measure the pressure extended by the trapped gas as shown. Initially, the manometer has no difference in the mercury level as shown in this. ठीक है, अब क्या करना है? ठीक है यार, सीधा सीधा प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, इसमें क्या करूं बताओ? इनिशियली कोई डिफरेंस नहीं है, after sparking A converts into B plus 3. If the pressure of A is 0.9, then टोटल प्रेशर कितना होगा वो जिप करना है। तो ठीक है भाई, इसका प्रेशर इनिशियल प्रेशर तुमको गिवन है 0.9। अब डिसोसिएशन के बाद चेक कर ले, तो डिसोसिएशन के बाद ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 3x, ये x और 1 पूरा डिसोसिएट हो रहा है ए, ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, बस मुझे ए डिसोसिएट्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो 0.9 था। If the pressure of A decreased to 0.9,
तो इनिशियल प्रेशर P नॉट था। अच्छा, एक मिनट रुकना, ये इनिशियल प्रेशर अपन को क्या मिला इसका? तो देख, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए जब वो पहले भरा हुआ था तब कोई डिफरेंस नहीं था, मतलब 1 एटमॉस्फेयर है इनिशियल प्रेशर। जब ये डिसोसिएट हो गया तो ये 0, ये 3x, ये x और ये हो गया 1 - x। अब ये इससे 0.9 तक डिक्रीज हो गया, तो अपन कहेंगे प्रेशर ऑफ ए डिक्रीजेस टू 0.9। Therefore 1 - x जो पहले 1 था अब वो 0.9 हो गया। सो x इज इक्वल टू आ गया अपने पास 0.1। टोटल प्रेशर will be equal to partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C. So that will be equal to ये हो जाएगा total pressure, that is कितना, x is 1, A का तो 1 - x है, इसका x pressure है, इसका 3x है। So ये अपने पास 0.9 है और ये 0.1 और ये 0.3 into 0.1, so 1.3 आ गया। So पहले इनिशियली 1 था, अभी 1.3 हो गया। ऑप्शन ए प्रेशर इंक्रीजेस टू 1.3, हाँ तो 1.1 से 1.3 हो गया, करेक्ट। टोटल प्रेशर इंक्रीज बाय 0.3, हाँ तो पहले 1 था 0.3 से इंक्रीज हो गया, वो भी करेक्ट है। टोटल प्रेशर इंक्रीजेस बाय 22.3 mm, इसको mm में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये प्रेशर है, तो ये तो 760.3 विल बी 760 का 0.3 223 के आसपास आना चाहिए, ये तो 22 है, गलत है। डिफरेंस इन द मर्करी लेवल इज, हाँ 228, तो डिफरेंस इन द मर्करी लेवल जो है वो 0.3 ऑफ 760 इज 228। तो आंसर आ गया अपने पास, ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, ये आंसर होगा। फोर्थ वाला देख लो। फोर्थ वाले में अपन को गिवन है which of the following statement is correct at constant volume, ठीक है भाई, for a definite quantity of gas, quantity of an ideal gas, the graph of Pt versus T square is parabolic। भाई अगर आप Pt वर्सेस P लिखते हैं, ये पैराबोलिक है, तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, T से मल्टीप्लाई करते हैं तो Pt इज इक्वल टू nR बाय V इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा Pt अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू nR बाय V, ये तो स्लोप हो गया। अब ये कह रहा है कि Pt वर्सेस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पैराबोलिक, तो अपन कहेंगे Pt वर्सेस टी स्क्वायर, तो ये था थोड़ा एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है, तो Pt वर्सेस टी वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है। सो Pt वर्सेस टी स्क्वायर तो ऐसे आना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए, पैराबोलिक तो नहीं आएगा, प्रोपोर्शनल आ गया। ए वाला पार्ट गलत आ रहा मेरा, बी वाले पार्ट की बात करते हैं। At constant pressure for a definite quantity of gas, graph of Vt versus T is parabolic. Vt versus T is parabolic. तो Vt का मतलब है at constant pressure, pressure constant लेना है,
VT versus T. So PV is equal to nRT. दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो VT is equal to T स्क्वायर आएगा मेरे पास। तो अगर मैं VT is equal to T स्क्वायर आएगा, तो डिवाइड बाय इधर करता हूँ मैं NR अपन P लेके आता हूँ नीचे, है T से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड बाय T स्क्वायर होगा। तो मैं इसको VT डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू NR अपन P इंटू T एक इधर रखता हूँ। हाँ, प्रेशर कांस्टेंट तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। VT वर्सेस T बनाऊंगा तो अगर T को चेंज करूंगा तो स्लोप भी चेंज होगा। इसका मतलब है ये ऐसा है, T ज्यादा पड़ेगा VT वर्सेस T। इट विल बी पैरेलल। इधर कांस्टेंट नहीं आ रहा ना, पूरा कांस्टेंट आता तो स्ट्रेट लाइन आता है। कांस्टेंट नहीं आ रहा तो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला पार्ट भी बढ़ेगा, तो VT भी बढ़ेगा और VT ज्यादा बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाएगा। VT वर्सेस T, सो VT अपन T स्क्वायर आ रहा ना, तो VT अपन T स्क्वायर अगर टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर मतलब बढ़ाने से VT भी बढ़ेगा। मेरा बोलेगा सी कर लेना। In a graph from going A to B, the quantity of an ideal gas pressure increases. हाँ तो ठीक है ना, भाई V और T का ग्राफ है ना। अगर इस ग्राफ को देखें अपन तो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, मतलब वॉल्यूम में चेंज कम आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज ज्यादा आ रहा है, और टेम्परेचर में चेंज आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब ग्राफ को ऐसे होना चाहिए अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो V और T का ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ये आप अज्यूम कर सकते हैं ऐसा होना चाहिए था अगर टेम्परेचर पर ने डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रखा है, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये 45 डिग्री आना चाहिए ये वाला। अब इस ग्राफ में अगर अपन चेक करेंगे तो ये 45 नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम। तो ये ज्यादा बढ़ रहा है और ये कम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये टेम्परेचर कहीं तो कंपनसेट हो रहा है। अब वो कहाँ कंपनसेट हो रहा है? प्रेशर से। करेक्ट, प्रेशर बढ़ रहा है, वही बोल रहा था। अब डी वाले में ये करा था at constant volume the definite quantity of gas P upon T versus T square is a straight line। हाँ वो तो अपन ने किया ही, वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। So at constant volume the definite quantity of gas P upon T versus T square is a straight line। हाँ तो T अगर बढ़ाओगे तो PV, हाँ ये लिखा तो है अपने पास, P upon T हटा लेते हैं अपन, इधर P upon T कर लेते हैं। अगर अपन तो P upon T वर्सेस T स्क्वायर बोल रहा है। हाँ तो ठीक है ना, ऊपर नीचे T से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं लेकिन T से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो P अपॉन T ना, PV इज इक्वल टू NRT, ये लिखा हुआ है अपन इसी से देख लेते हैं। तो PV इज इक्वल टू NRT होता है, मुझे P अपॉन T चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू NR अपॉन V इनटू दोनों तरफ T से डिवाइड करता है। सो P अपॉन T स्क्वायर इज अ स्ट्रेट लाइन, हाँ वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है अपने पास, ये लेवल, तो P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है।
टी को चेंज करने से ग्राफ में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो पी अपॉन टी वर्सेस टी स्क्वायर दैट विल रिमेन कांस्टेंट. P upon T is constant. It is a straight. नहीं, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है ना, तो हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट लिया ना. V upon T versus T square is a straight line. ठीक है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन है. हाँ जी, तो ये भी आएगा. ये ग्राफ वाले में तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले पढ़े तुम लोगों ने? स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा अभी इसमें भाई? वो तो पढ़ लिया होगा ना, स्लोप वगैरह स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला. यस सर. हाँ सर. हाँ, तो उसमें फिर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना ग्राफ में, फिर तो आने चाहिए. सर एक्चुअली जब किसी एक्सेस पर दो दो चीजें आ जाती है तब थोड़ा कंफ्यूजन चालू हो जाता है. सर हम्म, सर डी वाले में पी अपॉन टी कांस्टेंट आया, उसके बाद आपने क्या किया नहीं समझ. कुछ मतलब नहीं, टी स्क्वायर. कांस्टेंट ले लिया ना, तो इसमें टी चेंज करो या पी चेंज करो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना. ये कांस्टेंट आ रहा ना, क्योंकि दोनों में से किसी को भी चेंज करो तो चेंज थोड़ी होने वाला है. ये चेंज कर, ये इसको बढ़ाओगे ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाओगे ये बढ़ जाएगा. ओके सर. क्वेश्चन नंबर फिर था अपने पास 6, 7 और 9 भी है. चलो भाई 6 देख लेते हैं. 6 में in a closed vessel 3 moles of A and 1 mole of B are mixed at a constant temperature. If 1 mole of another gas C is introduced in the vessel and all 3 are considered to be non-reacting. अच्छा, अब अपने पास एक वेसल है और अपन चेक करते हैं भाई इसमें. A था 3 मोल्स, B था 1 मोल और अपन इसमें C इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. 1 मोल ऑफ C इज इंट्रोड्यूस, सो NC 1 मोल है. एट सेम टेम्परेचर इंट्रोड्यूसिंग एक भाई, ये तीनों आपस में कोई भी रिएक्ट नहीं करते. अब अपन को बताना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सी. द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू Na into RT upon B. Partial pressure of B is equal to NB into RT upon B. और partial pressure of C is equal to NC into RT upon B. अपन कहेंगे सही बोल रहा है, ये वाला मेरे लिए करेक्ट है. क्यों? क्योंकि आप इसमें कितने भी गैसेस रखो, बी का पार्शियल प्रेशर तो यही रहेगा, या ए का पार्शियल प्रेशर तो सिर्फ उसके मोल्स पर डिपेंड करेगा, इसलिए वो अनअफेक्टेड है. करेक्ट है. द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग इज दिस. तो रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर, तो अपन कहेंगे भाई रेशियो ऑफ टोटल पेपर बिफोर मिक्सिंग क्या था? टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू P total is equal to था, that is mole fraction of A into pressure of A plus mole fraction of B into pressure of B. तो pressure of A plus B कर लेंगे, अपन ऐसे कर देते हैं ना इसको. इतना क्यों लिखना अपन? नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं टोटल प्रेशर. तो टोटल मोल्स क्या थे? Na plus Nb 4 into RT upon B. और after addition of this the total pressure becomes 5 moles हो गए अब टोटल, तो 5 into RT upon B. Therefore answer B is, ये B वाला कैलकुलेट कर रहा था मैं, तो अपना आंसर होगा P total initially divided by P total after, मतलब फाइनली, इज इक्वल टू 4/5 होना चाहिए. कितना है? 3/5. गलत है भाई ये. सर बस यही डाउट था. अच्छा ठीक है. सर डी ऑप्शन में ही था सर. अच्छा 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 ठीक है.
तो अब अपन 6th वाले के बाद 7 था और 9 था, तो 7 और 9 देख लेते हैं। 7th वाले में अपन को गिवन है कि भाई अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म दिस, ठीक है भाई, और ये वेसल भी बना रखा है अपन को, तो मुझे डायरेक्टली सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं। अज्यूमिंग द रिएक्शन टेक प्लेस and goes to completion after the valve is opened in the apparatus, thus assume the temperature is fixed, ठीक है, take place to completion, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर प्रेशर मतलब कंप्लीशन की तरफ जाएगा, अपन को गिवन है ट्वाइस ऑफ CO प्लस O2 gives you ट्वाइस ऑफ CO। भाई इसके मोल्स मुझे पता है, इसके मोल्स मुझे पता है, इसके मोल्स मुझे गिवन है PV अपॉन RT, सो प्रेशर कितना है अपन को 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाय RT, और इसके मोल्स कितना है, दैट इज प्रेशर 1 इंटू 48 डिवाइडेड बाय RT। दोनों के मोल्स बराबर है, मतलब दोनों कंप्लीटली कंज्यूम होने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी इक्वल टू, ये क्या बोल रहे हैं, carbon monoxide oxygen react according to the reaction, assume that the reaction take place and completion after the valve is opened, the apparatus is represented in the figure this, also assume that the temperature is fixed 300 Kelvin R partial। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स बताने थे तुमको, तो कैलकुलेट कर दो ना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO है इनिशियली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है इनिशियली, तो सब कुछ है। तो भाई ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 48 है, और एटमॉस्फेयर लीटर में इन दोनों का टेम्परेचर अगर 300 है तो ये होता है ऑलमोस्ट 24.6, सो दिस इज नियरली कमिंग आउट टू बी 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 है ना। और इसके मोल्स 2 आ रहे हैं। अब अपन को चेक करना है कि भाई इसके मोल्स और इसके मोल्स, ये वैल्यू अपन को 2 आ रही है, तो इसके मोल्स कितने बनेंगे, 2 ही तो बनेंगे। ए वाला तो करेक्ट आ गया, ए वाला इन दोनों में से किसी एक से कैलकुलेट करके बता दो, तो ए वाला आ जाएगा। अब बी वाले में क्या कर रहा था, द ए वाला तो नहीं, ए वाला कैसे आएगा, बी वाला आएगा, बी तो करेक्ट है, ये आ गया। ए वाले में क्या है, नहीं यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देख इसके मोल्स नियरली आ रहे हैं मेरे पास, ये वैल्यू नियरली आ रही है मेरे पास 2, ये वैल्यू 48 डिवाइड बाय RT, ये भी मेरे पास 2 आ रहा है। अब जितने मोल्स, अब रिएक्शन कर लो आप, ये 0 है, अब जितने मोल्स इसके होंगे इसके मोल्स आधे रिएक्ट करेंगे, मतलब इन दोनों में से एक लिमिटिंग एजेंट हो गया, कौन सा, ये वाला, ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा, क्योंकि इसके मोल्स जितने होंगे इसके मोल्स आधे यूज होंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 मोल्स बनेगा। ये मोल्स अब कैलकुलेट कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, तो खत्म हो गया। मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म, तो ए को तो अपन ऐसे सॉल्व कर देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, अब इसका पार्शियल प्रेशर बताना, तो P ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 RT अपॉन B, नंबर ऑफ मोल्स कितना 1 बचा हुआ है, RT इंटू T हो जाएगा 24.6, और डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ओपन करने के बाद टोटल वॉल्यूम 4 लीटर, नियरली 6 आ रहा है। बी की बात कर लेते हैं, बी में मोल्स ऑफ O2 फॉर्म्ड इज 10, सो ये तो करेक्ट है। सी की बात कर लेते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट इज 1। की बात करते हैं और डी की बात करेंगे, प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर, वो तो अपन 6 आ रहा था ये आपका आंसर। 7 के बाद से 9 वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 9th वाले क्वेश्चन में अपन को गिवन है the rate of diffusion of the two gases A and B are in the ratio of this. The ratio of their masses present in is given this. Then हाँ तो ठीक है, rate of A upon rate of B is equal to लिखूंगा molecular mass of A B upon molecular mass। तो मुझे इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन गिवन है, उसका रेट, ये रेशियो तो गिवन है। अब इसमें ना मॉलिक्यूलर मास की जगह मास रेशियो गिवन है, तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज WB अपॉन MB। सो MB विल बी इक्वल टू WB अपॉन NB और MA इज इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे MA लिख लेंगे अपन, MA विल बी इक्वल टू WA अपॉन NA। चलो लिख देते हैं। सो मैं इसको लिखूंगा RA अपॉन RB will be equal to MB को लिखता हूँ WB अपॉन MB और मल्टीप्लाई बाय इसको लिखता हूँ दैट इज MA अपॉन NA अपॉन WA। इसमें मुझे ये रेशियो गिवन है कितना, A और B का 16/3। मुझे इसमें वेट रेशियो गिवन है इसका A और B का 2:3 देयर मासेस, मतलब A मुझे गिवन है वेट, ये 2 गिवन है, ये 3 गिवन है। सो NA अपॉन NB ये मुझे 3 गिवन है और ये मुझे 2। लो भाई आ गया। तो अपने पास क्या आ जाएगा, द रेशियो ऑफ देयर मोलर मासेस। अब मोलर मासेस रेशियो तो अपन यहीं से कैलकुलेट कर देते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा 16/3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MB अपॉन NB। तो इनका स्क्वायर आएगा, तो पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस विल बी 10। MA अपॉन MB पूछा है तो 27 डिवाइडेड बाय 16 256 आएगा, तो 27/256। तो गलत है। दूसरा अपन लिख लेंगे द रेशियो ऑफ देयर मोलर मासेस इज 1:4। हाँ तो भाई 1:4 का मतलब ये देखो कितना आ रहा है, द रेशियो ऑफ देयर मोलर मासेस, the ratio of their molar masses 16/3 and their mass ratio present is this much. So a ratio of their molar masses हाँ तो कैलकुलेट कर लेंगे ना मोलर मासेस का रेशियो, अपन को मोल्स तो पता ही है, मोलर मासेस यही तो है। कितना आ रहा है अपने पास 27 डिवाइडेड बाय 256, बहुत छोटा आ रहा है। 1/10 के आसपास ही आ जाएगा ये तो। The ratio of the moles present inside the vessel is, वो तो ये A का RA is 16 और RB is 3 लिया अपन ने। ये रेशियो बहुत डिफरेंस आ रहा है, मतलब 1:4 कहीं आसपास भी नहीं आ रहा और वो कह रहा है 1:4 आ रहा है।
क्योंकि -4 की जगह अगर कुछ और देता तो भी चल जाता। डाटा में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पर मैं मोलर रेशियो भी चेक करके देख लेता हूँ। 16 बाई ये तो हो जाएगा 256 डिवाइड बाय, अरे ये 9 आएगा यार, ये 9 आएगा। ठीक है, तो भी वैल्यू तो बहुत छोटी आ रही है। इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो एन बी अपॉन एन आएगा। सो 256 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 27। तो 1/24 बता रहा है हमारा रेशियो 18.9। The ratio of their moles present inside the vessel is this. The mixture is 2:3. The ratio of their masses present inside the mixture एक मिनट रुकना, मैं एक बार चेक करता हूँ। अपन आर ए अपन आर बी लिख लें अगर अपन। अब ये ना जो रेशियो ऑफ देयर मासेस गिवन है, अब ये मासेस है या मोलर मासेस है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये गड़बड़ लग रहा है। इसलिए मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मेरे सारे आंसर गलत है, उल्टे सुलटे आ रहे हैं। मैं एक बार मॉलिक्यूलर मास के रेशियो ले लेता हूँ। द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज, मतलब Ma अपॉन Mb इज इक्वल टू 2/3 कर लेता हूँ। तो फिर मैं Ma इज इक्वल टू लिख लेता हूँ 2/3 ऑफ Mb। अब सर हाँ बोलो। सर बट अगर गिवन में ही मोलार मासेस का रेशियो होता तो ऑप्शन में नहीं पूछते ना वो लोग। और फिर वो कैंसिल भी हो जाएगा तो कैलकुलेट क्या करोगे? The ratio of their molar masses is, देखते हैं रेट अपन को गिवन है आर ए अपन आर 16/3। अगर इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेट क्या करोगे? मेरे सारे आंसर उल्टे सीधे आ रहे हैं, एक भी आंसर मैच नहीं किया मेरे को। दूसरे पेज पे चलता है। सॉल्व करता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द टू गैसेस ए एंड बी। ये डिफ्यूजन आर इन द रेशियो ऑफ 16/3, मतलब आर ए अपन आर बी इज इक्वल टू 16/3। The ratio of the masses present in them are this, मतलब WA upon WB मुझे गिवन है, that is equal to 2/3। ठीक है, तो RA upon RB is equal to होता है MB upon MA। तो ये 16/3 will be equal to under root of MB upon MA। So MB upon MA will be equal to, मैं इधर स्क्वायर ले लेता हूँ, 256 डिवाइडेड बाय 9। ये वैल्यू बहुत छोटा आ रहा है यार, ये वाला प्रॉब्लम ये है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
अब अपन को पता है एन, ये MB को मैं लिख सकता हूं WB अपॉन NB इंटू NA अपॉन WB इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय। तो रेशियो ऑफ देयर मोलिकुलर मासेस इज 16/1। ये तो 1:4 बता रहा है, और अपना तो 1:4 तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। रेशियो ऑफ देयर मोलिकुलर मासेस ना तो 16:1 आ रहा है, ना 1:4 आ रहा है। सर शायद क्वेश्चन गलत होगा। अरे यार इतना मतलब एकदम, हाँ ये है कि मतलब एक बार चेक करना पड़ेगा, अपन टाइम वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि मतलब क्या गलती है ऐसा तो नहीं कुछ 16 इंटू, क्योंकि कभी कभी डेसिमल भी इधर उधर हो जाता है 1.6 और अपन का कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करने से भी अपना NA अपन NB नहीं आ रहा, इज इक्वल टू होगा 256 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना, ये W है उधर ले जाता हूँ WB। अब ये रेशियो तो अपन को गिवन है 2:3 का, तो 2:3 नहीं आ रहा ना, फिर वो 1/24 भी नहीं आ रहा, 8/3 भी नहीं आ रहा। कुछ गड़बड़ है। हाँ जी भाई, ये मतलब अभी मैं एक बार और कॉपी पे करूंगा, देखते हैं कॉपी पे अगर क्या कुछ डाटा सेट होता है तो मैं कर दूंगा। हाँ अब बताओ। हाँ अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं फिर पढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 13 भी एक बार बता दीजिए। 13 में क्या गिवन है? Hypothetical gaseous element have a molecular formula of MX is completely changed to the gaseous allotrope having a molecular formula MY। MX है और ये कन्वर्ट हो रहा है MY में। Allotrope at 310 Kelvin. In this act, the volume of the gas is contracted by 12 ml to a volume of 8 ml. The simplest molecular formula of the two isotopes is. So in this act, the volume is contracted by 12 ml. इसका y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो पहले तो बैलेंस कर लिया करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इन दिस एक्ट कॉन्ट्रैक्टेड बाय 12 ml टू 8 ml, मतलब इसको जब इसमें कन्वर्ट किया तो इसका वॉल्यूम इनिशियली V था और फाइनल वॉल्यूम जो बचा है वो 8 ml है, और डिक्रीज हुआ कितना, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब V - 8 इज इक्वल टू जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो 12 हुआ, तो V जो था इनिशियली वो 20 ml था, मतलब ये 20 ml था। पूछा क्या है उसने, the formula of the two isotope will be, तो अपन कहेंगे भाई इधर ना ये y से x में गया, तो कंट्रैक्शन कितना हुआ वॉल्यूम का, 12 ml का कंट्रैक्शन हुआ। मतलब इट इज लाइक दैट कि अगर मेरे पास कोई दूसरा आइसोटोप होता तो अपन कहेंगे इसमें अपन को बताना है कि ये और ये इन दोनों में रिलेशन बताना है, तो ये वैल्यू क्या फिट होगा ये बताना है, क्या लेके आए। तो जो x और y का डिफरेंस है वो तो 12 है, एक तो अपन को याद है, और y अपन को कितना गिवन था इनिशियली 20 ml, तो y इक्वल टू अपन को 20 ml गिवन था इनिशियली। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर लेके आऊं, मतलब x इज इक्वल टू 8 ले सकते हैं,
y is equal to 20, x is equal to 8. सर तो x माइनस वाई 12 होगा कि y माइनस x 12 होगा? इनिशियली 20 था, y माइनस एक्स, डिफरेंस वो तो ले लेते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 आ रहा है, और ये बचा हुआ y 8 ml है ना, इसलिए तो ठीक है, और अपने पास y इक्वल टू 20 ml आ रहा है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू अपने पास 8, वो तो अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, ऑप्शंस होंगे ना इसके, अपन उसी से बना देते हैं ना, तो ठीक है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये बैलेंस होना चाहिए ना, तो किससे बैलेंस हो रहा है अपन वो आंसर बता देते हैं, इसको रेशियो बना लेते हैं। तो m जो है अपने पास, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उससे बता देते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है अपन को 2 आइसोटोप्स का, हाँ तो ठीक है, ऐसे बता देते हैं ना। देख, अगर अपन इसको सेट कर लेते हैं, उसमें जो वैल्यूज गिवन है ना उसमें ही सेट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी वो वैल्यूज के हिसाब से बना देते हैं। जैसे अपन को ए ऑप्शन m2 गिवन है, तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, इसके रेशियो के हिसाब से, 4 के हिसाब से, तो 4 5 या 20, ये तो हो जाएगा सब। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन में क्या है, m3, मैं ऑड नंबर को कभी इनसे सेट नहीं कर सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। सी m4 है अपने पास, तो इसको क्या लिखूंगा, अगर m4 है मेरे पास तो इसको 1 लिख नहीं सकता, अगर ये 4 आ रहा है तो मुझे 2 से करना पड़ेगा, तो फिर इसको क्या लेना पड़ेगा अपन को, ये अगर 4 आ रहा है तो इसको 10 लेना पड़ेगा, और डी, तो ये अपन 4 ले लेंगे, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, 4 और m और 10 आ जाएगा। नहीं, ये तो सिंपलेस्ट रेशियो नहीं होगा, क्योंकि ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, ये 5 होगा, ये 2 होगा, तो ये बन सकते हैं भाई, m इज इक्वल टू 5 और 2, ये सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है, 5 और 2 4 से सर नहीं ये बनेगा। ऑप्शन कैसे चेक किया वो नहीं समझा, ए वाला ऑप्शन कैसे चेक किया, ए और बी? क्यों? मेरे पास वॉल्यूम x और y गिवन है ना, y इज इक्वल टू मेरे पास 20 था और x इज इक्वल टू मेरे पास 8 था, तो सिंपलेस्ट रेशियो x अपन y क्या बनेगा, क्या बन सकता है, 8/20 को भाई अपन इसको कर लेते हैं 4 से ना, 2/5। 2 by 5। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, 5, और यहाँ पर लिख सकता हूँ 2, तो यहाँ पर लिख दूंगा 2 और यहाँ पर लिख दूंगा 5, ओके हो सर, गया, हाँ सर समझ। वही सिंपलेस्ट रेशियो मैंने यहाँ बना दिया। यस सर। चलो फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लें, कुछ खा पी लेते हैं, फिर आते हैं, है ना, फिर अब पढ़ेंगे ब्रेक के बाद, चलो ब्रेक लेके थोड़ा पढ़ते हैं, 15 सर मिनट्स का क्या ब्रेक। होगा सर, ऑर्गेनिक होगा कि फिजिकल? ऑर्गेनिक कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा, है ना, ओके सर। जो ओके भी सर, सर कितनी देर का ब्रेक है? 15 मिनट्स का ब्रेक है, तब अपन मतलब 30 पे आते हैं। ओके सर। एक मिनट।